हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लॉ सीकर। पिछले वीडियो तक हम बात कर चुके हैं सेक्शन 25 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर जाके देखिएगा। आज से हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन 26 से, तो चलिए शुरू करते हैं। अब सेक्शन 26 बात करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, कि कब कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई किया जा सकता है। रेक्टिफाई का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में संशोधन करना, कोई गलती हो गई उसके अंदर उसको ठीक करना। सेक्शन 26 के अंदर बताया गया है कि कब किसी कॉन्ट्रैक्ट को या कब किसी इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई किया जा सकता है। इसमें यह बताया गया है कि किसी पार्टी के फ्रॉड या दोनों पार्टीज की म्यूचुअल मिस्टेक की वजह से, दो या दो से जितनी भी ज़्यादा पार्टीज है उनकी म्यूचुअल मिस्टेक की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई इंस्ट्रूमेंट जो राइटिंग के अंदर है वो उस पर लिखी हुई जो बातें हैं वो पार्टीज का रियल इंटेंशन क्या था वो सही से जाहिर नहीं कर पा रहे, सही से नहीं बता पा रहा, तब क्या होगा, तब कोई भी पार्टी या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट जो है वो सूट फाइल कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करने के लिए। अब दूसरी बात ये बताई गई है कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कोई राइट मिल रहा है और उस राइट को क्लेम करने के लिए कोई सूट फाइल किया गया है तो उसी सूट के अंदर वो जो प्लेंटिफ है वो क्लेम कर सकता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर जो बातें लिखी गई है वो रियल इंटेंशन नहीं बताती, इसको रेक्टिफाई किया जाए। आगे बताया गया है कि क्लॉज बी में जो सूट बताया गया है कि जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई राइट दिया हुआ है उसके ऊपर कोई सूट फाइल किया गया है तो उस केस के अंदर, उस सूट के अंदर जो डिफेंडेंट है वो अपने बाकी जितने भी डिफेंसेस वो यूज़ करेगा उसके साथ साथ में ये भी प्लीड कर सकता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको रेक्टिफाई किया जाए, इसमें सही इंटेंशन है वो जाहिर नहीं हो रही है, इसको रेक्टिफाई किया जाए। सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि जहाँ पे कोर्ट के अंदर किसी इंस्ट्रूमेंट को या किसी कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए सूट फाइल किया गया है और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक की वजह से वो जो कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट है वो पार्टीज की रियल इंटेंशन जाहिर नहीं कर रहा, रियल इंटेंशन नहीं बता रहा, तो कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन में ऑर्डर कर सकता है कि उस इंस्ट्रूमेंट को या उस कॉन्ट्रैक्ट को उस हद तक रेक्टिफाई कर दिया जाए जिस हद तक वो रियल इंटेंशन बताए पार्टीज की। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि कोर्ट ये भी ऑर्डर करेगी ये रेक्टिफिकेशन उसी तरीके से किया जाए जिस तरीके से अगर किसी थर्ड पार्टी ने गुड फेथ में अगर कोई राइट अक्रू कर लिया है तो उसके राइट के ऊपर वो फर्क नहीं पड़े, उसका राइट जो है इन्फ्रिंज ना हो, और अगर उस व्यक्ति ने वैल्यू के साथ कोई राइट अक्रू किया है तो उसके राइट के ऊपर भी प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए। अब सबसेक्शन 3 ये बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति रिटन कॉन्ट्रैक्ट का रेक्टिफिकेशन करवाता है तो पहले तो उसका रेक्टिफिकेशन किया जाएगा, और अगर उस व्यक्ति ने अपनी प्लीडिंग में ये प्रे किया है कि उसको स्पेसिफिकली एनफोर्स भी कराया जाए तो पहले रेक्टिफिकेशन कराया जाएगा, उसके बाद में अगर कोर्ट को सही लगता है तो उसका एनफोर्समेंट भी करवा सकता है। अब सबसेक्शन 4 में बताया गया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा रेक्टिफिकेशन क्लेम किया जा रहा है तो उसकी रिलीफ तब तक नहीं दिलाई जाएगी जब तक कि वो स्पेसिफिकली क्लेम नहीं करी गई हो, लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो उसको अलाउ कर सकता है कि आप अपनी प्लीडिंग जो है उसको अमेंड कर लीजिए और आपका जो क्लेम है उस प्लीडिंग के अंदर इंसर्ट कर दीजिए। अब जोसेफ वर्सेस वेरोनिका AIR 2013 एक केस आया था, ये लिख लीजिए। इसमें बताया गया था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का रेक्टिफिकेशन कराना है, किसी इंस्ट्रूमेंट का रेक्टिफिकेशन कराना है तो उस कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट की जो पार्टीज है उन्हीं के द्वारा कराया जाएगा, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा नहीं कराया जाएगा। अब सेक्शन 27 बात करता है रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कि कॉन्ट्रैक्ट को कब रिसाइड कराया जा सकता है या कब उसका रेसिजन के जो सूट है उसको रिफ्यूज़ किया जा सकता है। रेसिशन का मतलब होता है रद्द कराना, कि कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कब कराया जा सकता है। अब सेक्शन 27 में बताया गया है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी व्यक्ति जो इंटरेस्टेड है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइड करा सकता है, और रिसाइड कौन सी कंडीशन करा सकता है ये आगे बताई गई है। सबसे पहले बताया गया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल या टर्मिनेबल है बाय प्लेंटिफ, प्लेंटिफ की चॉइस पे वॉइडेबल या टर्मिनेबल है तो उसको डिसाइड कराया जा सकता है। अब वॉइडेबल या टर्मिनेबल कब होगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कोर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस इनके द्वारा अगर इफेक्टेड है तो उसको वॉइडेबल कराया जा सकता है प्लेंटिफ के द्वारा। या फिर जब कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल है और वो उसके फेस पे अपरेंट नहीं है, मतलब उसके कॉन्ट्रैक्ट को ऊपर से देख के ये पता नहीं लग रहा है कि अनलॉफुल है, और यहाँ पर जो डिफेंडेंट है ना उसको ज़्यादा ब्लेम किया जा सकता है उसके अनलॉफुल होने के ऊपर, और प्लेंटिफ से ज़्यादा डिफेंडेंट को ब्लेम किया जा सकता है उसके अनलॉफुल होने के ऊपर। तो इन दो कंडीशन के ऊपर उसको डिसाइड कराया जा सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक आदमी ने, ए ने अपना जो फील्ड है वो बी को बेचने के लिए तय किया। अब लेकिन ए को पता था कि उस जो फील्ड है उस पे से राइट ऑफ पैसेज है, उस पे से पैसेज का राइट है लोगों के पास, लेकिन उसने ये बात छुपाई बी से। तो ये जो बात उसने छुपाई ए ने राइट ऑफ पैसेज की, इसकी वजह से बी के पास ये राइट हो गया कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार करा ले, ये वॉइडेबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अब बी के पास ये राइट है कि वो उसको वॉइड करार करा ले, तो इस कंडीशन में वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करा सकता है कोर्ट में जाकर। अब सबसेक्शन 2 में बताया कि सबसेक्शन 1 में लिखी हुई बातों के होते हुए भी कोर्ट जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइड कराने से रिफ्यूज़ कर सकता है। कब,
सबसे पहले तो बताया गया अगर प्लेंटिफ ने उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली रेक्टिफाई करा लिया हो, ऐसी सूरत में कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं कराया जाएगा। या फिर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि जो पार्टीज है ना उनको अब उस कंडीशन में वापस नहीं लाया जा सकता जिस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट जब किया तब उनकी जो कंडीशन थी अब उससे सर्कमस्टेंसेस बदल चुकी है, कंडीशन अब चेंज हो चुकी है, अब वो दूसरी हालत में हो चुके हैं। और ये जो कंडीशन में चेंज आया है, ये सर्कमस्टेंसेस में जो चेंज आया है, वो डिफेंडेंट की वजह से नहीं आया है अगर, तो कॉन्ट्रैक्ट को डिसाइड नहीं किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, क्योंकि अब पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट के होने के बाद में कुछ ऐसी हालत हो चुकी है, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस में चेंज आ चुके हैं कि जो पार्टीज है अब वो पहले वाली हालत में वापस नहीं जा सकते। अगर पार्टीज को स्टेटस को आंटे पे नहीं लाया जा सकता, मतलब उस पोजीशन में नहीं लाया जा सकता जिस पोजीशन में पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट से पहले थी, तो कॉन्ट्रैक्ट का रिसाइनमेंट नहीं कराया जाएगा। और किसी थर्ड पार्टी ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के चलते हुए कोई राइट एक्रू कर लिया है विदाउट नोटिस इन गुड फेथ और विद वैल्यू, मतलब उस व्यक्ति ने गुड फेथ पे और नोटिस के बिना और वैल्यू देके, कंसिडरेशन देके कोई राइट अगर उसने ले लिया है, तब भी कॉन्ट्रैक्ट को डिसाइड नहीं किया जाएगा। और जहां पर कॉन्ट्रैक्ट के सिर्फ किसी एक पार्ट को डिसाइड कराने की बात की जा रही है और ऐसा जो पार्ट है वो सेवरेबल नहीं है, मतलब ऐसे पार्ट को पूरे कॉन्ट्रैक्ट से अलग हटा के डिसाइड नहीं किया जा सकता, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट में इतना जुड़ा हुआ है कि उसको अलग नहीं किया जा सकता, तो ऐसी सूरत में भी कॉन्ट्रैक्ट को डिसाइड नहीं किया जाएगा। सेक्शन 28 बात करता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिक्री कर दिया गया है, उनका रेस्ट्रिक्शन कौन से केसेस में हो सकता है। कुछ सर्टेन केसेस ही उनके अंदर उनका रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, कौन कौन से देख लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले बताया गया है जहाँ पर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल या लीज का कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था, उसके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डिक्री पारित कर दी गई है, उसके लिए डिक्री कर दी गई है अगर, और जो परचेजर या लेसी जो था उसको जो टाइम पीरियड दिया गया था डिक्री के अंदर या कोर्ट के द्वारा अगर कुछ एक्सटेंड किया गया कि आपको इतने पैसे पे करने हैं तभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा, तो ऐसे नॉन पेमेंट की जो सिचुएशन होगी उसके अंदर जो वेंडर या जो लेसर है वो उसी सूट के अंदर जिसके अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री गई है उसके अंदर अप्लाई कर सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को आप रिसाइन कर दीजिए। और ऐसी एप्लीकेशन के ऊपर कोर्ट को जो सही लगता है वो करेगा, कोर्ट को अगर लगता है उसको रिसाइन करना सही है तो उसको रिसाइन भी कर देगा। किस हद तक करेगा वो भी कोर्ट के ऊपर है कि वो जो पार्टी डिफॉल्ट कर रहे हैं उसकी हद तक ही करना है या फिर कितना करना है वो कोर्ट डिसाइड कर देगा। तो यहाँ पे अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री की गई और आपको टाइम पीरियड दिया गया कि आप इतने टाइम में पैसे जमा कर दीजिए, अगर आपने नहीं किए जमा तो जो अपोजिट पार्टी है उसके पास राइट है कि वो कोर्ट में आगे बोले कि इस कॉन्ट्रैक्ट को अब रिसाइन कर दिया जाए। अब आगे बताया गया है कि जहाँ पर सबसेक्शन 1 के तहत कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दिया गया है वहाँ पे कोर्ट ऐसे परचेजर और जो लेसी है उसने अगर कॉन्ट्रैक्ट के तहत पोजीशन ले ली है प्रॉपर्टी की तो उसको ऑर्डर करेगी कि आप पोजीशन को वापस दीजिए और उसको उसकी जो पोजीशन है उसको रिस्टोर करिए। और कोर्ट साथ ही साथ ये भी ऑर्डर कर सकती है कि जिस दिन से आपने पोजीशन ली और जिस दिन आप पोजीशन वापस लौटा रहे उसके बीच में अगर कोई रेंट अक्रू हुआ है और अगर आपने रेंट कलेक्ट किया है तो वो भी वेंडर या जो लेसर है उसको आप दे दीजिए। ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, चाहे तो दिलाए या चाहे तो नहीं दिलाए। कोर्ट ये भी बोल सकता है कि जो वेंडी और जो लेसी है उसने अगर कोई अर्नेस्ट मनी दी है, कुछ साई दी है, तो उसको भी लौटा दीजिए। ये भी कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे तो ऑर्डर करे या चाहे तो ऑर्डर ना करे। फिर आगे बताया गया है कि सबसेक्शन 1 के तहत जो टाइम पीरियड दिया गया था परचेजर और लेसी को पैसे जमा कराने के लिए, अगर उतने समय के अंदर वो पैसे जमा करा देते हैं तो क्या हो सकता है, तो परचेजर या लेसी की एप्लीकेशन के ऊपर कोर्ट जो है कौन कौन सी फर्दर उसको रिलीफ दिला सकते हैं ये देखते हैं। कोर्ट जो है वो वेंडर या लेसर को ये बोल सकता है कि आप कन्वेंस का या फिर लीज का प्रॉपर एग्जीक्यूशन करिए, और ऐसे कन्वेंस या लीज के एग्जीक्यूशन पर कोर्ट जो है वो परचेजर या लेसी को प्रॉपर उसकी पोजीशन दिलवा सकता है या उस प्रॉपर्टी में पार्टीशन दिलवा सकता है या फिर सेपरेट पोजीशन के लिए भी ऑर्डर कर सकता है। अब सबसेक्शन 4 के अंदर बताया है कि इस सेक्शन के तहत जो भी रिलीफ मांगी जा सकती है उसके लिए अलग से सूट फाइल नहीं किया जाएगा। जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट चल रहा था उसी के अंदर आपको सारी रिलीफ क्लेम कर लेनी चाहिए, आप अलग से सूट फाइल करने के लिए एंटाइटल नहीं होंगे। और सबसेक्शन 5 के अंदर बताया गया है कि ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होगी कि इस प्रोसीडिंग की जितनी भी कॉस्ट लगी है वो किसके द्वारा पे करवाए। अब सेक्शन 29 के अंदर बात की गई है ऑल्टरनेटिव प्रेयर फॉर रेस्ट्रिक्शन इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्या बोलता है आगे देखते हैं। इसमें बताया गया है कि कोई पार्टी जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट फाइल कर रही है वो उसके साथ साथ में कोर्ट से ये भी प्रे कर सकती है कि अगर आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करवा दीजिए और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दीजिए। फिर आगे बताया गया कि अगर कोर्ट ऐसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के लिए अलाउ नहीं करता है, कोर्ट अगर मना करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने से, तो कोर्ट जो है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है।
अब प्रेमराज वर्सेस DHLF लिमिटेड का केस था, 1968 का केस है, पुराना केस है। इसमें बताया गया था कि जो व्यक्ति स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल कर रहा है वो तो रिसाइन कराने के लिए ऑल्टरनेटिव में प्रे कर सकता है, लेकिन अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने के लिए अगर सूट फाइल किया गया है उसके अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की ऑल्टरनेट प्रेयर नहीं की जा सकती। सेक्शन 30 के अंदर ये बात किया गया है कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करा रही है ना, उसको कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि आप इक्विटी करिए, आप न्यायबद्ध काम करिए। क्या है आगे देखते हैं। इसमें बताया गया है कि अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का रिसीशन कराती है और कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर उसने कोई बेनिफिट प्राप्त कर लिया है तो कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकती है कि आप उस पार्टी को वापस वो बेनिफिट रिस्टोर करिए, या फिर अगर कोई कंपनसेशन सही लगता है कोर्ट को तो वो कंपनसेशन भी उस पार्टी को दिलवा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में बताए गए जितने भी प्रोविजन है आपको समझ आ गए होंगे। अगर कुछ डाउट्स है अगर आपके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले कि जितने भी वीडियोज है मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो भी जाकर ज़रूर देखिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।